जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि हमने साइंस की लेक्चर सीरीज शुरू की है। उसके अंतर्गत हम सबसे पहला सब्जेक्ट बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है। बायोलॉजी के अंतर्गत हमने एक टॉपिक सेल शुरू किया था और सेल में हमने क्या समझा था कि सेल की खोज कैसे हुई। पिछले वीडियो में हमने सेल की खोज कैसे हुई इस पर चर्चा की थी। कुछ फैक्ट पढ़े थे हमने। ठीक। उसके बाद में हमने कोशिकांग, जितने भी सेल में कोशिकांग पाए जाते हैं उन पर विस्तार से चर्चा की थी, जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, साइटोप्लाज्म, ऐसे सभी कोशिकांग को विस्तार से समझा था। और उसी प्रक्रिया में हम आज दो महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे कोशिका सिद्धांत। ठीक है। आज क्या पढ़ने वाले हम? तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका सिद्धांत और दूसरी चीज पढ़ेंगे कोशिका के प्रकार। दो चीज़ें आज हम पढ़ने वाले इस वीडियो में। ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जो सेल डिवीजन होता है, ठीक है, कोशिका विभाजन, उस पर चर्चा करते हुए सेल टॉपिक को खत्म कर देंगे। ठीक है। तो अगला जो वीडियो रहेगा वो रहेगा हमारा कोशिका विभाजन का। उसके बाद में हम सेल से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में बन सकते हैं उन पे चर्चा करेंगे। ठीक है। जो जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। ठीक है। तो जिन्होंने पुराना वीडियो नहीं देखा है वो जाके जरूर देख लेना। उसमें हमने सेल की खोज कैसे हुई है कहानी के माध्यम से समझा, उससे रिलेटेड फैक्ट और कोशिकांग जो भी है उन पे विस्तार से चर्चा की थी। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि एक वैज्ञानिक 1838 में एक वैज्ञानिक का नाम आता है जिनका नाम क्या है? स्लाइडन। ये क्या थे? बोटनिस्ट। बोटनिस्ट यानी आप लोगों को पता है कि बोटनी जो सब्जेक्ट होता है उसमें पादपों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। बोटनी सब्जेक्ट में किसका अध्ययन किया जाता है? पादपों का। तो स्लाइडन जो थे ये जब पादपों का अध्ययन कर रहे थे तो इन्होंने सभी पादप में एक चीज कॉमन पाई कि सारे के सारे पादप जो है वो कोशिका से बने, सेल से बने। इन्होंने सभी पादपों में क्या चीज कॉमन पाई कि सभी पादप किससे बने हुए हैं? कोशिका से। ठीक है। फिर इसी प्रक्रम में क्या होता है कि एक और महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थियोडोर श्वान। तो श्वान जो थे ये जूलॉजिस्ट थे और आप लोगों को पता है कि जूलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जंतुओं का। ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने ये दोनों चीज़ें बताई थी आप लोगों को। तो स्वान जब जंतुओं का अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने सभी जंतुओं में एक चीज कॉमन पाई कि सभी के सभी किससे मिलकर बने हैं? कोशिका से। सभी के सभी किससे मिलकर बने हैं? कोशिका से। इधर स्लाइडन कह रहे हैं कि सभी पादप कोशिका से मिलकर बने हैं, उधर श्वान कह रहे हैं कि सभी जंतु किससे मिलकर बने हैं? कोशिका से। इन दोनों का जो कोटेशन था वो संयुक्त रूप से सेल थ्योरी के रूप में सामने आया। ठीक है। यानी सभी, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके बोले तो सभी जंतु और सभी पादप किससे मिलकर बने हैं? कोशिका से मिलकर बने हैं। ठीक है। अब इन्होंने ये एक बहुत बड़ी चीज कही थी, उस समय की बहुत बड़ी खोज मानी जाती है ये। लेकिन ये दोनों के दोनों एक बात नहीं बता पाए कि जो नई कोशिका होती है, जो नई कोशिका होती है वो कैसे बनती है। ये दोनों के दोनों नई कोशिका को नहीं बता पाए कि नई कोशिका कैसे बनती है। ठीक है। तो फिर आगे क्या होता है? एक और महान वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चू। ये आप साइड में इनकी फोटोज देख सकते हो। ठीक है। तो रुडोल्फ विर्चू ने एक बहुत अच्छी बात कही। क्या कही? ओमनिस सेलुला ए सेलुला। यानी इसका हिंदी में अर्थ क्या हुआ? ये कोटेशन पूछा जाता है, आप लोगों को ये कोटेशन याद रखना कि ये किसका है। तो ये रुडोल्फ विर्चू का है। तो रुडोल्फ विर्चू क्या कहते हैं? ओमनिस सेलुला ए सेलुला, यानी नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है। यह बहुत बड़ी बात इन्होंने उस समय कही थी और कोशिका सिद्धांत को पूरा किया था। ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि जो नई कोशिका है उसका निर्माण पुरानी कोशिका से होता है। ये पुरानी कोशिका और इसी से क्या होगा? डिवीजन होके नई कोशिका बनेगी। ठीक है यहां तक। अब क्या होता है? तो इन्होंने और भी कुछ चीजें कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत ऐड कर दी। अब कोशिका सिद्धांत में और क्या चीजें ऐड हुई तो उसको समझेंगे कि सभी कोशिकाएं आधार रूप से एक समान होती है। सभी में क्या होता है? तो जीव द्रव्य पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, कोशिकांग होते हैं। ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि भैया सभी कोशिकाएं, सभी कोशिकाएं क्या होती है? आधार रूप से एक समान होती है। सभी कोशिकाएं आधार रूप से एक समान होती है।
ठीक है, एक समान होती है। अब आधार रूप से एक समान होती है यानी ये क्या कहते हैं कि सभी कोशिकाओं में क्या चीज होगी, तो सभी कोशिकाएं इस प्रकार से उनमें बाहर एक मेम्ब्रेन पाई जाएगी और केंद्रक पाया जाएगा। केंद्रक के यहाँ पर बीच में बहुत सारे कोशिकांग होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गए, ठीक है, लाइसोसोम हो गए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई, ठीक है, ठीक है। इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें जो रहेगी वो सभी कोशिकाओं में कॉमन रूप से पाई जाएगी। ये बात कौन कहते हैं, तो यहाँ पर कोशिका सिद्धांत में एक बात और जुड़ गई। दूसरी बात क्या हुई, तो इसमें एक और बात यहाँ पर जुड़ी और वो कहा गया कि कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होता है जो एक संतति से दूसरी संतति में वंशानुगत होता है। यहाँ पर क्या कहा गया कि सभी कोशिकाओं में क्या होगा, तो अनुवांशिक पदार्थ जो रहेगा वो उपस्थित होता ही है, ठीक है, अनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो उपस्थित होता ही है। और यही अनुवांशिक पदार्थ क्या करता है, एक संतति से दूसरी संतति में वंशानुगत होता है। जैसे कि आप लोग इसका उदाहरण दे सकते हो कि आपकी शक्ल या फिर आपके गुण या आपका रंग आपके पिता, ठीक है, या तो क्या होगा आपके पिता या फिर आपकी माता से मिलते होंगे, या परिवार के अन्य कोई सदस्य, नाना नानी, दादा दादी, किसी न किसी से मिलते ही होंगे। ऐसा कैसे है, ठीक है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका जो जन्म हुआ है तो आपके जो माता पिता की कोशिकाओं में जो जेनेटिक कोड थे, ठीक है, जो आनुवंशिक पदार्थ थे, उनसे ही आप बने हो। तो वो कहीं ना कहीं मिश्रण के रूप में कुछ न कुछ तो आपके गुण माता पिता, नाना नानी या परिवार के किसी सदस्य तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो सभी कोशिकाओं में क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ होता है। सभी कोशिकाएं आधार रूप से क्या होती है, एक समान होती है, ठीक है। सभी कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है, ठीक है। इतनी चीजें यहाँ सेल थ्योरी में रही। तो आपको अगर जब लिखने को ये सेल थ्योरी आए तो आपको ये चीज़ें लिखना है। फ्लो चार्ट के माध्यम से अगर आप मेंस में लिखेंगे तो आप यकीन मानिए ज़्यादा नंबर पाएंगे। हाँ, बस ये डायग्राम मत बना के आ जाना, क्योंकि इतना डायग्राम बनाने में आपके 3 घंटे से ज़्यादा का समय चल जाएगा। डायग्राम से मतलब कि इनकी इमेज, ठीक है, ये मत बनाने पहुँच जाना। ओके। अब क्या होता है कि इसके कुछ अपवाद भी है। इसके क्या है, कुछ अपवाद भी देखने को मिलते हैं। आप अगर डीप में जाते हैं, यूपीएससी या मेंस की तैयारी करते हैं, तो आप लोगों को क्या रहेगा कि थोड़े अपवाद भी ध्यान रखना जरूरी है। अपवाद की अगर हम बात करें तो इसका सबसे बड़ा अपवाद क्या है, वो है वायरस। सबसे बड़ा अपवाद कौन सा हो जाएगा, वायरस। क्यों, क्योंकि देखो वायरस जो है, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भैया अनुवांशिक पदार्थ सभी में पाया जाता है। हमारे यहाँ पे सभी में, जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या होता है, तो डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए। पर ये एकमात्र अपवाद है जिसमें क्या हो सकता है, आरएनए भी, आरएनए भी अनुवांशिक पदार्थों के रूप में शामिल हो सकता है। बात आ रही समझ में, ठीक है। फिर क्या होता है, वायरस के बाद में दूसरा अपवाद क्या हो जाएगा, आरबीसी। एक अपवाद क्या है, आरबीसी। अब यहाँ पे कह रहा है कि सभी कोशिकाएं आधार रूप से एक समान होती है, लेकिन भाई सभी कोशिकाएं आधार रूप से एक समान होती है, सभी में क्या होगा, कोशिकांग होंगे, केंद्रक होगा। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, आरबीसी की, तो आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। ध्यान रखना है, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। तो ये एक अपवाद हो गया, ठीक है। फिर अगर बात करें हम, तो एक वायरस करके जो कोशिका होती है, ठीक है, ये क्या करते हैं, तो वायरस से इन्फेक्शन फैलाने वाले जीव होते हैं, बहुत मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये। तो वायरस की अगर बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आरएनए पाया जाता है। इसमें और सिर्फ सिर्फ आरएनए पाया जाता है, इसमें प्रोटीन का आवरण भी चारों ओर नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी एक अपवाद माना जाता है कि सिर्फ आरएनए अपने आप में एक जीव कैसे हो सकता है। तो ये भी एक क्या हो जाता है, अपवाद माना जाता है। ये 3 अपवाद आप लोगों को ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये 3 अपवाद आप लोगों को ध्यान रखने हैं, जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो लिखने में यहाँ पे काम आ सकता है, ठीक है। तो ये 3 अपवाद ये कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत नहीं है। इज दैट क्लियर यहाँ पे। तो ये था हमारा कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किन्होंने दिया, तो ध्यान रखना है, स्लाइडन और स्वान ने दिया है, ठीक है। स्लाइडन बोटनिस्ट थे, स्वान जूलॉजिस्ट थे। 1838 में स्लाइडन ने कहा सभी पादप कोशिका से बने हैं। 1839 में स्वान ने कहा सभी जंतु कोशिका से बने हैं, ठीक है। ये दोनों एक चीज़ नहीं बता पाए कि कोशिका कहाँ से मिलकर बनती, नई कोशिका कैसे बनती है, ठीक है। ये दोनों ये बात नहीं बता पाए। फिर क्या होता है, नए व्यक्ति की एंट्री होती है। तो रोडोल्फ विर्चू ने दबंग स्टाइल में एंट्री मारी। इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने एक घुमा फिरा के बात कह दी, ओमनिस सेलुला ए सेलुला। अब समझ में नहीं आया कि इन्होंने बोला क्या है।
फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया तो नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही। साथ में कुछ और बातें भी कोशिका सिद्धांत में जुड़ गई कि सभी कोशिकाएं आधार रूप से एक समान होती है। आधार रूप से एक समान, सभी में केंद्रक होता है, सभी में साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है, सभी में कोशिकांग होंगे, ये बात कहते हैं। और फिर दूसरी बात क्या जुड़ गई, अनुवांशिक पदार्थ डीएनए के रूप में होता ही है, ठीक है, जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाता ही जाता है। ठीक, इसके अपवाद भी है। कोशिका सिद्धांत के क्या अपवाद, वायरस, इसमें आरएनए भी अनुवांशिक पदार्थ हो सकता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, वायरस में सिर्फ आरएनए पाया जाता है, प्रोटीन का आवरण भी नहीं होता। तो ये अपने आप में क्या है, अपवाद माने गए हैं। ठीक है, यहाँ पे अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल की, कोशिका के प्रकार क्या क्या है। अब कोशिका के प्रकार की बात करें तो कोशिका को दो प्रकार से बांटा जा सकता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। फिर यूकैरियोटिक को फिर दो भागों में बांट सकते हैं हम, जंतु कोशिका, पादप कोशिका। ठीक है, एनिमल सेल और प्लांट सेल। ठीक है, यहाँ पे आप प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण देख सकते हैं, आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, फिर यूकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण हो जाएंगे प्लांटी, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया। ठीक है, हम किस में शामिल हैं, हम एनिमेलिया के अंतर्गत शामिल हैं, यानी हम में कौन सी कोशिका पाई जाती है, यूकैरियोटिक। भाई आप में से कोई ऐसा तो नहीं है जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है? अगर ऐसा कोई है तो समझ जाओ वो क्या है, बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया है वो। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है। अब पूरा प्रोकैरियोटिक सेल को अगर समझें तो यहाँ पर देखो एक शब्द है प्रोकैरियोटिक, इसको तोड़ दो। ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक हो जाएगा प्रो, एक हो जाएगा कैरियोट। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है आप लोग को, साइंस में जब कोई शब्द समझ में ना आए तो उसको तोड़ लेना है। प्रो का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रारंभिक। यहाँ पे प्रो का मतलब क्या है, प्रारंभिक। ठीक है, और कैरियोट का मतलब क्या है, तो केंद्रक। ठीक है, प्रो का मतलब है प्रारंभिक और कैरियोट का मतलब क्या है, केंद्रक। यानी ऐसी कोशिकाएं जिनमें प्रारंभिक, प्रारंभिक कहो या फिर कहो अविकसित, या फिर क्या कहो, अविकसित। ठीक है, तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें प्रारंभिक या अविकसित केंद्रक पाया जाता है वो क्या कहलाती है, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, वो कोशिकाएं क्या कहलाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। बात आ रही समझ में? ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक शब्द आप लोग मेरे हिसाब से समझ गए होंगे कि प्रो यानी प्रारंभिक या अविकसित, कैरियोट यानी केंद्रक। ठीक है, यानी ऐसी कोशिकाएं जिनमें प्रारंभिक या अविकसित केंद्रक पाया जाता है क्या कहलाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती है। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण इसका भी हमने देखा था, क्या है, बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया इसका सबसे अच्छा उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं की अगर हम बात करें तो ऐसी कोशिकाएं जिसमें क्या पाया जाता है, विकसित केंद्रक, जिसमें क्या पाया जाता है, विकसित केंद्रक पाया जाता है, वो कहलाती है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। यहाँ पे कहानी क्लियर है कि ऐसी कोशिकाएं जिसमें क्या हो, अविकसित केंद्रक हो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, विकसित केंद्रक हो तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं। अब देखो इसको थोड़ा चित्र के माध्यम से भी समझो, चित्र के माध्यम से समझो। अब यहाँ पे आप देखो कि ये बैक्टीरिया की सेल है, ये जो आप देख रहे हैं ये बैक्टीरिया की सेल है। अब देखो इसमें अगर हम बात करें तो देखो ये इस टाइप से सब मटेरियल फैला हुआ है, और ये देखो ये जेनेटिक मटेरियल है, ये क्या है, या तो डीएनए या आरएनए है। ठीक है, या तो ये क्या है, डीएनए, डीएनए ही है मुख्य रूप से। ठीक है, तो ये डीएनए से फैला है। अभी देखो ये यूकैरियोटिक कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका में देखो केंद्रक कितने सिस्टमेटिक है, सारे के सारे कोशिकांग यहाँ पे हैं, यहाँ पे बहुत सारे कोशिकांग भी नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ये सिस्टमेटिक आप लोगों को हर चीज़ यहाँ पे नजर आ रही होगी, और यहाँ पे देखोगे तो ऐसे ही सब बिखरा बिखरा सा दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या है कि प्रोकैरियोटिक यानी जब हमारे धरती पे जीवन बनना शुरू हुआ था, ठीक है, उस समय की कोशिकाएं हैं ये। ठीक है, ये धरती के प्राथमिक जीव माने जाते हैं, ये ध्यान रखना है, सबसे पहले प्राथमिक जीव ये माने जाते हैं। अब आप सोचो, इसको एक एग्जाम्पल से समझें कि भैया आप लोगों ने आज जिंदगी में पहली बार से क्रिकेट खेलना शुरू किया। मान लो आप लोगों ने आज आज की तारीख से पहली बार से जीवन में क्रिकेट खेलना शुरू किया है, और कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो 1 साल से क्रिकेट खेल रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति जो क्या है, 1 साल से क्रिकेट खेल रहा है। तो आप बताओ कि आप दोनों में से ज़्यादा विकसित कौन है, ज़्यादा अच्छे से कौन खेल पाएगा? ठीक है, आप ए हो, वो बी है,
तो आप सभी का आंसर क्या होगा कि भाई बी ज़्यादा अच्छे से खेल पाएगा क्योंकि वो 1 साल से खेल रहा है। ए अच्छे से नहीं खेल पाएगा, क्यों? क्योंकि वो अभी-अभी उसने आज से ही क्रिकेट शुरू किया है। बात आ रही समझ में? तो बस उसी प्रकार से जब हमारे धरती पर जीवन का विकास हुआ था, तो सबसे पहली कोशिका यही थी। तो इसमें क्या था कि इनमें वो ये उतने अच्छे से डेवलप नहीं हो पाई थी। फिर धीरे-धीरे क्या हुआ, तो उत्परिवर्तन, अनुकूलन, इस टाइप की चीज़ें होती गई और फिर कोशिकाओं ने अपने आप को अपडेट करना शुरू कर दिया और इस प्रकार से वो विकसित होती गई है। बात आ रही समझ में? ठीक है? तो इस तरीके से ये यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएँ थी। अब आप लोगों को मेंस में क्या होगा, तो मेंस में इनमें अंतर पूछ लिया जा सकता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में क्या अंतर है। तो हमने सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा तो यहाँ पे समझ ली इन शब्दों को तोड़ के कि प्रो का मतलब प्रारंभिक, कैरियोट का मतलब होता है केंद्रक, यू का मतलब विकसित, केंद्रक। ठीक है? अब प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक कोशिका में अंतर की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, यानी केंद्रक के चारों ओर कोई झिल्ली नजर नहीं आएगी। देखो आप यहाँ पे केंद्रक के चारों ओर कोई झिल्ली नजर नहीं आ रही और यहाँ पे देखो ये ब्लू कलर में आप लोगों को एक झिल्ली दिख रही होगी। ठीक है, ये झिल्ली दिख रही है। यूकेरियोटिक कोशिका में झिल्ली पाई जाती है। इनमें डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है और यूकेरियोटिक कोशिका में डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन होता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था कि हिस्टोन प्रोटीन क्या है। तो दरअसल ये इस प्रकार से एक गोला होता है हिस्टोन प्रोटीन का और डीएनए उसके ऊपर लपेटा होता है। ठीक है, जैसे अगर इसको पूरे को मान लो कि ये क्या है, हिस्टोन प्रोटीन हो गया, ये हो गया अपना हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए जो रहता है, डीएनए इसके ऊपर ऐसा लपेटा होता है। ठीक है, फिर साइड में एक और ये हिस्टोन प्रोटीन है, फिर डीएनए क्या रहेगा, इधर से इसके ऊपर भी लपेटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होता है कि डीएनए जो रहता है, अब एक कोशिका में डीएनए की लंबाई होती है 2.2 मीटर। इमेजिन करके देखो कि आपके शरीर की एक कोशिका में डीएनए की लंबाई कितनी है, 2.2 मीटर। यानी अगर हम पूरे शरीर की कोशिकाओं का डीएनए निकाल दें तो पृथ्वी को 3 बार लपेट सकते हैं, पूरी धरती को 3 बार लपेट सकते। इतना डीएनए, इतना लंबा डीएनए एक व्यक्ति के शरीर की कोशिकाओं से निकलेगा। ठीक है, तो वो आप कहोगे कि सर ये तो संभव ही नहीं है, आप कुछ भी फेंके जा रहे हो। क्यों? क्योंकि एक कोशिका में इतना लंबा डीएनए कैसे हो सकता है। ठीक है, तो दरअसल क्या होता है कि जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन पर इस प्रकार से लपेटा होता है। अब ऐसे अगर चारों तरफ ऐसे बस ऐसे फैला रहा तो क्या रहेगा, वो कोशिका से बाहर आ जाएगा। लेकिन वो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर इतने सिस्टोमेटिक लपेटा होता है कि वो नज़र ही नहीं आता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। लेकिन अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई कोई लपेटा हुआ दिख रहा है, ये तो सब ये ऐसे ही ये बिखरे बिखरे से ऐसे दिख रहे हैं, ये बिखरे बिखरे यहाँ पे पड़े हैं। ठीक है, न्यूक्लियोलस एवं सेंट्रियोल नहीं पाया जाता, आपको कहीं पे दिख भी नहीं रहे होंगे क्योंकि केंद्रक यहाँ पे है ही नहीं विकसित। भाई न्यूक्लियोलस कहाँ पे पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। सेंट्रियोल सेल डिवीजन के वक्त काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों चीज़ें कोई है ही नहीं। ठीक है, और अगर हम बात करें, ठीक है, चौथा अंतर क्या कह रहा है, तो चौथा अंतर कह रहा है प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनमें कोशिकांग विकसित है ही नहीं। जब केंद्र की नहीं विकसित है तो कोशिकांग कहाँ से विकसित होंगे। तो प्रकाश संश्लेषण और श्वसन कहाँ पे हो रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी ये जो बाहर की मेम्ब्रेन है यहाँ पर सारी चीज़ें हो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ की अगर बात करें तो पादप में क्लोरोप्लास्ट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जंतुओं में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में जब कोशिकांग बताए थे तब मैंने क्लोरोप्लास्ट भी पढ़ाया था अच्छे से और माइटोकॉन्ड्रिया भी समझाया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सरल पाई जाती है, इधर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जटिल होती है। ठीक है, क्योंकि प्रारंभिक है इसलिए बहुत सरल है और यहाँ पे विकसित है इसलिए थोड़ी जटिल है। इनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता और इनमें पाया जाता है। सिंपल सी बात है ये। इनमें गोल्जी बॉडी नहीं होती है, इनमें होती है। गोल्जी बॉडी पे भी हमने विस्तार से चर्चा की थी। ये कोशिका का ट्रैफिक पुलिस है। राइबोसोम 70S प्रकार का होता है, इनमें राइबोसोम 80S प्रकार का होता है। 70S 80S हमने पिछली बार स्वेजबर्गर यूनिट पढ़ी थी कि उनको जब राइबोसोम को उसने डुबाया था तो एक 70 में आधार तल पे जम गया था, एक 80 सेकंड में। ठीक है, वो सेकंड की यूनिट भी हमने पढ़ी थी। जिनको नहीं समझ में आए तो पिछला वीडियो जाके जरूर देखना। इनमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता, इनमें पाया जाता है क्योंकि इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, एकल कोशिकीय जीव होते हैं। तो अगर लाइसोसोम हुआ तो ये खुद को ही खत्म कर लेंगे, इसलिए लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता, यूकैरियोटिक में पाया जाता है। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, लेकिन इनमें पाया जाता है। इनमें डीएनए आरएनए कोई में से कोई भी आनुवंशिक पदार्थ हो सकता है,
पर हमारी जो विकसित कोशिका यूकेरियोटिक उनमें सिर्फ डीएनए ही होता है। क्रोमोसोम केवल एकल नग्न संरचना होती है जो डीएनए या आरएनए से बनी होती है, और यहाँ एक से अधिक होते हैं जो डीएनए या प्रोटीन से बने होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में कि भैया क्रोमोसोम इस प्रकार की संरचनाएं होगी, जो क्या होगा कि ये जो धागे बिखरे पड़े दिख रहे हैं, ये धागे क्या होते हैं कि यहाँ पर भी पाए जाते हैं, इस केंद्रक में भी, इस केंद्रक में भी क्या होंगे, इस केंद्रक में भी यहाँ पे ऐसे बिखरे 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 बहुत सारे धागे पाए जाएंगे। वो धागे जब सेल डिवीजन होता है तो सिकुड़ के इस टाइप की संरचना धारण कर लेते हैं, इसी को कहते हैं क्रोमोसोम। इसी को क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। और ये दरअसल होता क्या है, तो अगर इसका एक टुकड़ा हम ऐसे तोड़ के यहाँ पे देखें तो ये क्या है, ये हिस्टोन प्रोटीन होता है, और इस हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर ये डीएनए लपेटा हुआ है। ठीक है, ये पूरी संरचना उससे ही बनी है, ये बीच में हिस्टोन प्रोटीन और ये हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर क्या है, तो ये डीएनए है। ये पूरी संरचना बस इसी से मिलकर बनी होती है, इसी को हम कहते हैं क्रोमोसोम। तो यहाँ पे क्या होता है, केवल एकल नग्न संरचना, बिल्कुल ये एकल नग्न संरचना यहाँ पे दिख रही है। और यहाँ पे क्या रहेगा कि यहाँ पे 46 होते हैं, जैसे मनुष्यों में सब में अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एक से अधिक क्रोमोसोम होते हैं, कई सारे, आप लोगों को पता है ना 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है कि अलग अलग संरचना यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं का अंतर। अब आगे बढ़ते हम और समझते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। अब देखो, ये प्लांट सेल हो गई, ये एनिमल सेल होगी। दोनों को अगर हम थोड़ा सा पहले डायग्रामेटिक समझ लेते हैं तो आप यहाँ पे देखो, ये हरे कलर की एक मोटी परत पाई जा रही है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन मतलब प्लांट सेल अगर आप देख रहे हो तो ये हरे कलर की एक मोटी परत आप लोगों को दिख रही होगी। ये देखो, ये हरे कलर की एक मोटी परत दिख रही है। तो ये मोटी परत क्या है, तो इसको कहते हैं सेल वॉल। ये देखो यहाँ पे लिखा है सेल वॉल। लेकिन वहीं अगर आप देखोगे तो यहाँ पे उतनी मोटी परत कोई पाई नहीं जा रही, ये सिर्फ एक सिंपल सी पतली सी, यहाँ पे और दिख रहा है कि ये मोटी है, लेकिन ये कोई उतनी मोटी परत नहीं है। ये सिंपल सी एक झिल्ली है, जिसको यहाँ पे सिंपल सा नाम दिया गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको क्या कहा जाता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये देखो, इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखो यहाँ पे भी है, दोनों में पाई जा रही है, दोनों में। यानी ये होगी प्लांट सेल, ये होगी एनिमल सेल। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, और इस एनिमल सेल में क्या मिल रहा है, तो एनिमल सेल के अंतर्गत हमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिल रही है, जो प्लांट सेल में भी पाई जाती है। ठीक, दूसरी बात करें, साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाता है, गोल्जी अपरेटस दोनों में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। भाई कोई मनुष्य ऐसा है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो ऐसा संभव ही नहीं है। ठीक है, अगर हम हल्क की बात करें, हल्क दिखने में भले ही हरा है, लेकिन उसमें ये नहीं, क्लोरोप्लास्ट नहीं है कि इसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उसके अंदर होती हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट का रंग हरा होता है और यहीं पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये कोशिका का किचन होता है, कोशिका का क्या होता है, ये किचन। ठीक है, और इसी किचन में खाना बनता है कोशिका में। ठीक है, फिर होता है राइबोसोम। राइबोसोम दोनों में पाया जाता है क्योंकि दोनों में प्रोटीन निर्माण होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में पाया जाता है। न्यूक्लियस दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। वैक्यूल की बात करें तो हमारी जो जंतु कोशिका होती है उसमें होता भी है तो बहुत छोटा होता है, या तो फिर होता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन पादपों में इसका काम क्या होता है, तो जल का संचय करता है ये। अब पादपों को जल ज़्यादा चाहिए, आप देखो ना पादप की कोशिकाओं में, पत्तियों में कितना ज़्यादा जल होता है, तो वैक्यूल वहाँ पे क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन हमारी जंतु कोशिका में उतना ज़्यादा होता ही नहीं है, उतना ज़्यादा साइज होता भी है तो बहुत छोटा होता है। ठीक है, इधर सेंट्रियोल की बात करें तो सेंट्रियोल जो है वो सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, जो सेल डिवीजन में काम आता है। जब हम नेक्स्ट वीडियो में सेल डिवीजन डिस्कस करेंगे तब मैं इसका यूज़ बताऊंगा। लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम मुख्यतः सिर्फ एनिमल सेल्स में ही पाया जाता है, मुख्यतः सिर्फ एनिमल सेल्स में ही पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। लेकिन इस प्लांट सेल में भी कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो क्या होते हैं, जो काम करते हैं लाइसोसोम का, जो लाइसोसोम की तरह काम करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। तो ये तो हमने डायग्रामेटिक थोड़ा अंतर समझा, अब हम थोड़ा इसको लिखे हुए रूप में समझ लेते हैं। देखो, कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में उपस्थित होती है। कोशिका भित्ति मैंने अभी बताया, सेल वॉल जो रहती है वो सिर्फ और सिर्फ किसमें, पादप कोशिका में उपस्थित, जंतु कोशिका में नहीं होती है। केंद्रक कोशिका भित्ति के पास होता है और इसमें मध्य में होता है, ध्यान रखना है। यहाँ पर कोशिका भित्ति के ठीक पास में प्लांट सेल में केंद्रक होता है, लेकिन जंतु कोशिका में बीचों बीच होता है, सेंटर में होता है।
केंद्रक झिल्ली की बात करें तो इसमें भी उपस्थित, उसमें भी उपस्थित। केंद्रक के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है, तो देखो आप देख रहे होंगे दोनों में केंद्रक झिल्ली मिल रही है। कोशिका द्रव्य दोनों में उपस्थित होता है। प्लास्टिड जो रहेगा वो हमेशा पादप कोशिका में उपस्थित होगा, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट है, ये क्या है, प्लास्टिड है। ठीक है। फिर रिक्तिकाएँ या वैक्यूल, रिक्तिकाएँ या वैक्यूल सिर्फ और सिर्फ मैंने आप लोगों को बताया कि प्लांट सेल में होता है। वैसे जंतु कोशिका में भी या तो अनुपस्थित होता है या बहुत छोटा होता है, इसका कोई विशेष रूल यूज़ यहाँ पे नहीं है। ठीक है। तो ये प्लांट सेल और एनिमल सेल में कुछ महत्वपूर्ण अंतर है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक। तो इस टाइप से आज का वीडियो हमने दो महत्वपूर्ण चीज़ें समझी। क्या क्या समझा आज हमने? तो आज हमने कोशिका सिद्धांत समझा, कोशिका के प्रकार समझे। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिका विभाजन समझेंगे और उसके बाद में हम कोशिका से संबंधित ऑब्जेक्टिव पे विस्तार से चर्चा करेंगे। ओके, तो बने रहिएगा वीडियो में। ध्यान रखिएगा, ये बायोलॉजी की लेक्चर सीरीज पूरी कंप्लीट करूंगा, मैं बायोलॉजी सब्जेक्ट पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।